नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। इस वक्त शुरुआत करना चाहेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आज देर शाम जलपाईगुड़ी में बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस रेल हादसे का अपडेट आपको सबसे पहले बताते ब्रेकिंग न्यूज में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के पास बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस घटना में अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 16 लोगों के घायल होने की खबर आई है। सरकार ने मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी हादसे पर दुख जताया है और पूरे मदद करने का आश्वासन दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट इस पूरे मामले पर सामने आया है। आप देख सकते हैं इस हादसे पर वो अफसोस जताते हुए। कल खबर आ रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौका वारदात पर जाएंगे, इलाके का दौरा करेंगे और वहां से हालात को जानेंगे। प्रधानमंत्री को भी इस हादसे को लेकर रेल मंत्री ने पूरी जानकारी दे दी है। यह हादसा आज शाम 5 बजे के आसपास हुआ। जलपाईगुड़ी में बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी ये ट्रेन। हम आगे बढ़े उसके पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा इस हादसे पे, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी हैं टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुंच रहा हूँ साइट पे। 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया फॉर द डिसीज्ड पीपल एंड 1 लाख फॉर द ग्रीवियस इंजरी, 25,000 फॉर सिंपल इंजरी। डिटेल जांच होगी और हर पहलू पे जानकारी ली जाएगी। क्यों ये हादसा हुआ, क्यों ये एक्सीडेंट हुआ, इसके रीजन अभी पता नहीं चल पाए, लेकिन आपको बता दें सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आज शाम को एक खबर दिखाई। हादसा शाम को 5 बजे के आसपास जलपाईगुड़ी के आसपास हुआ है। ये एक्सप्रेस ट्रेन बीकानेर से गुवाहाटी यानी पश्चिम से पूरब पूरा भारत क्रॉस करती है। इतनी बड़ी रूट की ट्रेनें जा रही थी। रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे ने जो जांच के आदेश दिए हैं उसमें रेलवे के सेफ्टी कमिश्नर जो हैं वो इस हादसे की जांच करने वाले हैं। दिल्ली से चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी मौके पर जाएंगे। जैसा कि हमको बताया गया है, हादसे वाली जगह पर 51 एम्बुलेंस पहले ही भेज दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी राहत का काम घायलों तक पहुंचाया जा सके, हताहतों की मदद की जा सके। रेस्क्यू टीम और ट्रेन घटनास्थल पर भेजी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम ममता बनर्जी से भी इस पूरी हादसे की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। तो इस बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के बीच एक अलग ही रेस चल रही है इस चुनावी माहौल में, क्योंकि हम बात चुनाव की कर रहे हैं और ये रेस है वोट की रेस। एक पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती हुई दिखना चाहती है तो दूसरी पार्टी जाति और कुनबों के आधार पर। तो अखिलेश पिछड़ों को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनावी मैदान में उतारकर धर्म वाली राजनीति, हिंदुत्व वाली अपनी राजनीति के ब्रह्मास्त्र को चलाने की कोशिश में है। यानी धर्म बनाम जाति, या कह लीजिए जाति बनाम धर्म, इस तरीके से इस लड़ाई को पेंट किया जा रहा है सपा वर्सेस बीजेपी में। हालांकि इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अयोध्या से उनका नाम फाइनल है और इसीलिए अयोध्या में सियासी तौर पर बीजेपी के काडर में काफी ज्यादा हलचल है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की अयोध्या से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 2023 के अंतर्गत विधानसभा अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाते, जो राम का द्रोही होगा वो आपका कभी उपयोगी नहीं हो सकता, कभी नहीं। फिर से अयोध्या की दीपावली को देख करके हर घर में दीप प्रज्वलित होते हुए दिखाई देते हैं। जो अत्याचार
करते थे, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही। यूपी के सियासी समर में इस बार जय श्री राम का नारा खूब सुनाई देगा, क्योंकि बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनावी अखाड़े में उतारने का मन बना लिया है। सीएम बनने के बाद योगी ने भी अयोध्या में कई कल्पवास किए हैं। 35 बार वो अयोध्या के दौरे पर आए, लेकिन इस बार परमानेंट आने की तैयारी में है। योगी को गोरखपुर से अयोध्या लाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे पीएम मोदी को काशी से चुनाव लड़ाकर साधे थे। अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में विधानसभा की 37 सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें जीती थी। इस बार नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। माना ये जा रहा है कि जिन छोटे दलों को साथ जोड़कर अखिलेश ने जातीय समीकरण साधने का रास्ता पकड़ा है, उसी की काट में बीजेपी ने अयोध्या कार्ड चला है। लेकिन योगी के आने से पहले विरोधियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ा दुख हो रहा कि गोरखपुर की जनता ने उनको नकार दिया। अब ये इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी मुख्यमंत्री का और नहीं हो सकता कि जिस गृह जनपद के वो रहने वाले हैं, जहां से सांसद रहे हों, और वहां एक भी सीट उनके लड़ने लायक नहीं बची, वहां की जनता ने उनको नकार दिया, तभी तो यहाँ आ रहे होंगे। समझता हूं कि पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी पुनः वही घूम फिरकर सारे मुद्दों को छोड़कर राम की शरण में आना चाहती है। विपक्ष अभी योगी के खिलाफ दम भर रहा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि योगी के आते ही उसका दम फूलने लगेगा। अगर वो यहाँ से लड़ते हैं तो अच्छा होगा, एक वातावरण जरूर बनेगा, अच्छा सा वातावरण बनेगा। नेता कितने भी दावे कर लें, आखिर में चलती जनता जनार्दन की है, और योगी के अयोध्या कूच पर जनता क्या सोचती है, ये भी जान लीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इलेक्शन लड़ते हैं तो भाजपा को बहुत अधिक फायदा होगा, क्योंकि ये सेंट्रल है, देवी पाटन का, फैजाबाद का, इधर बनारस का, ये सेंटर है। जब विकास का मुद्दा देखा जाएगा तो बेरोजगारी देखी जाएगी और महंगाई देखी जाएगी। ये केवल श्री राम के नाम को एजेंडा बनाकर और हमारे भगवा को एक एजेंडा बनाकर केवल अपने प्रॉपर्टी नहीं समझना चाहिए। रोज पेपर हम भी पढ़ते हैं कि 5 करोड़ की योजनाएं, 20 करोड़ का ये का उद्घाटन, उसका वो, पर अभी फिलहाल कुछ हुआ तो नहीं, दिखा तो नहीं। हम तो अयोध्या वाले हैं। काम तो आप देख ही रहे हैं 5 साल, और पूरे प्रदेश की जनता से पूछिए। आप बता दीजिए कोई 5 काम इन्होंने अयोध्या फैजाबाद में किया हो तो बताएं आप। अयोध्या हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है, और अब मंदिर निर्माण भी उसी के राज में हो रहा है। इसे बीजेपी हर हाल में भुनाना चाहती है। कहते हैं सियासत में कुछ भी संयोग से नहीं होता, प्रयोग से होता है, और योगी आदित्यनाथ को अयोध्या में चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी का एक प्रयोग ही है। और हमें से कई लोग जानते हैं कि पिछले कई चुनावों से बीजेपी उत्तर प्रदेश में मंडल और कमंडल के मिलन से जीत का सफर तय करती रही है, लेकिन योगी को अयोध्या से उतारकर बीजेपी कमंडल वाली राजनीति को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश में है। और इसके पीछे वजह है अखिलेश यादव का ओबीसी जातियों वाला पार्टियों और नेताओं को अपने पाले में लाने का एक बड़ा प्रयोग, जो अभी तक सफल होता दिखाई देता है। अखिलेश का मेला होबे लगातार जारी है। लगातार सुर्खियों में अखिलेश यादव या उनके साथ के लोग बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। आज की तस्वीर है धर्म सिंह सैनी साहब, एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो सपा में शामिल हो गए। कल दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी के मंत्री थे योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वो अखिलेश यादव से मिले थे। उन्होंने इशारा कर दिया कि वो सपा में जा रहे हैं। और अब उसके परसों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कैच स्वामी प्रसाद मौर्य, वो छोड़कर जा रहे हैं, साफ इशारा कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ये भी अखिलेश यादव, ये भी माफ करिएगा, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे। आज ओबीसी के 3 नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, और ये माहौल भी बना दिया है कि वो साइकिल की सवारी करने वाले हैं। विधायक मुकेश वर्मा और विनय शाक्य ने भी पार्टी को छोड़ा है। धौरहरा से बीजेपी के विधायक बाला अवस्थी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया और मुलाकात की अखिलेश यादव से। जल्द ही ये बागी नेता, बीजेपी के जो बागी नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी के दिल के टुकड़े बनने वाले हैं, उनके कलेजे के टुकड़े बनने वाले हैं, शामिल हो रहे हैं। अब तक 14 विधायक और मंत्रियों ने
बीजेपी छोड़ी है और अखिलेश ने बड़ी सेंध लगाई है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में। कम से कम तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरी वजह से समाजवादी पार्टी ने काफी हद तक बीते 3 दिनों में माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की है और दोनों के बीच माना जा रहा है कि गठबंधन की बात लगभग तय हो गई है। यानी बड़े नेता हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, और अगर वो ज्वाइन करते हैं, अखिलेश यादव का दामन थामते हैं, तो ये बीएसपी के लिए, मायावती के लिए भी एक झटका हो सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं पंजाब की राजनीति का, जहां आम आदमी पार्टी ने किया है दिल्ली वाला प्रयोग। आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब की जनता से ये पूछा है कि वो किसे मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी कल तक अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा दे देंगे, अब वो वापस जनता के पास चले गए हैं और वो ऑनलाइन मिस कॉल के जरिए एक सर्वे कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी राय दे भी चुके हैं। दरअसल केजरीवाल की कोशिश ये बताने की है कि जनता ही जनार्दन है, क्योंकि पंजाब में उनकी पार्टी पर इस बीच कई संगीन आरोप भी लगे हैं। ये आरोप लगाए हैं न सिर्फ टिकटार्थियों ने, बल्कि किसानों के बड़े नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने भी। ये वही बलबीर सिंह राजेवाल हैं जिनको 2 हफ्ते पहले तक माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। जब इन्होंने तय किया था राजेवाल साहब ने कि वो एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बन गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ बात नहीं बनी। राजेवाल साहब कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में टिकटों को बेच रही है, टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरे नोटिस चाहे तुम टिकटा बेच दो, मेरे नोटिस चाहे तुम क्रिमिनल्स ਨੂੰ टिकटां ਦਿੱਤੀਆਂ जिन्होंने 8-8 FIR ने, मेरे को रिकॉर्ड है। ये वही बलबीर सिंह राजेवाल हैं जो किसान आंदोलन के वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा वक्त तक संघर्ष करते रहे। इनकी साफ सुथरी छवि और पंजाब में पैठ के चलते ये चर्चा तेज थी कि आम आदमी पार्टी इन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। अब बलबीर सिंह राजेवाल अपनी पार्टी बनाकर पंजाब के चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से उनकी बात क्यों नहीं बनी, पहले ये सुन लीजिए। मेरे को सवाल सी आम आदमी पार्टी को रखे भी मेरे नोटिस चाहे तुम टिकटा बेच दो, मेरे नोटिस चाहे तुम क्रिमिनल्स ਨੂੰ टिकटां ਦਿੱਤੀਆਂ जिन्होंने 8-8 FIR ने, मेरे को रिकॉर्ड है। तो मैं उन्होंने कहा भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ मैं उन्होंने कहा ਸੀਗਾ ਵੀ ਧੜਾ ਲਿਸਟਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ सीएम बनना है तो मैंने पता होना चाहिए ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ MLA ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਤੇ मैं ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। राजेवाल के आरोप बेहद गंभीर हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं और राजेवाल के साथ न आने की दूसरी वजह बता रहे हैं। राजेवाल साहब से निवेदन है, अगर उनके पास कोई भी सबूत, वो बहुत अच्छे इंसान है, भोले आदमी है, जरूर उनको किसी ने गुमराह किया है, कि अगर कोई भी सबूत हो मुझे देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक में डाल दें। जालंधर की 7 जनवरी की ये तस्वीरें भी इशारा करती हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये हंगामा, ये मारपीट आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई। आरोप था कि सालों से पार्टी के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं की बजाय नए लोगों को टिकट दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा की गाड़ी को भी घेर लिया था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? 70748 70748 70748 70748। पंजाब की जनता ये नंबर घुमाएगी और केजरीवाल साहब को बताएगी कि वो किसे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहती है।
पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। ओपिनियन पोल के नतीजों को देखकर अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि पंजाब में उनकी सरकार बनना तय है, लेकिन पेच फंसा है उस चेहरे को लेकर जिसे सामने रखकर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है। कंफ्यूजन इतना बड़ा है कि चंडीगढ़ में उतरते ही जब कल केजरीवाल से पूछा गया कि सीएम पद का ऐलान कब करेंगे, तो बोले अगले हफ्ते। सीएम चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट वीक। लेकिन आनन फानन में वो एक नंबर लेकर सामने आ गए, बोले जनता चुनेगी। ये माना जा रहा था कि भगवंत मान को आप सीएम उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन लगता है कि पार्टी के अंदर ही मान की उम्मीदवारी को लेकर संशय है। तभी तो केजरीवाल को जनता की राय लेने का दिल्ली वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ा। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर, ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। सवाल ये कि आखिर मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनने के लिए ये कैंपेन कहीं असल सवालों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं? नाराज कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली की तरह जनमत वाला फॉर्मूला तो नहीं अपना रहे, क्योंकि राज्यपाल की बात का असर दूर तक होता है और किसान नेता के आरोप पंजाब का चुनावी गणित बदल सकते हैं। संवाददाता जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। कुछ चीजें आपको याद दिला दें, ओपिनियन पोल हमने भी किया सी वोटर के साथ मिलकर, और भी तमाम न्यूज एजेंसीज ने किया, और वो ओपिनियन पोल के नतीजे ये बताते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को लीड है, लेकिन वो बहुमत से दूर दिखाई दे रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है, लेकिन बहुमत से दूर है। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, 14 फरवरी को पंजाब में पोलिंग होनी है, इसीलिए रेस में दौड़ रही सारी पार्टियां फ्री बीज यानी फ्री वाली सियासत में जुटी हुई है। कुछ आंकड़े देखिए, आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे फ्री बिजली का वादा किया है, तो कांग्रेस ने 300 यूनिट और अकाली दल ने 400 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की बात कही है, तो कांग्रेस और अकाली दल ने इसे दुगना करके 2-2 हजार रुपये कर दिया है। केजरीवाल ने पुराने बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है, तो कांग्रेस ने महिलाओं को 8 सिलेंडर फ्री में देने का वादा किया है। अकाली दल भी पीछे नहीं है, अकाली दल ने किसानों को डीजल 10 रुपये सस्ता देने का ऐलान कर दिया है। यानी जमकर फ्री की चीजें बांट कर वोटों को वो पाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी में चेहरे पर घमासान है, तो इस बीच यूपी में प्रियंका गांधी ने नए चेहरों को उतार दिया है। पूरा दांव महिलाओं और नौजवानों पर लगाया है, जैसा कि बात प्रियंका गांधी कर भी रही थी। कांग्रेस ने आज अपनी यूपी में पहली लिस्ट जारी कर दी और इसमें 40% टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। जैसा कि प्रियंका ने कहा था, लिस्ट में बड़े चेहरे कौन कौन से हैं ये आपको जरूर बता देते हैं। इस लिस्ट के मुताबिक फर्रुखाबाद से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को टिकट मिला है। लुईस खुर्शीद पहले भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। रामपुर खास से आराधना मिश्रा, जो कि प्रमोद तिवारी साहब की बेटी हैं और अभी भी सिटिंग विधायक है, उनको टिकट मिला है। नोएडा से पंखुड़ी पाठक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, टीवी डिबेट्स में आती हैं, उनको टिकट दिया गया है। लखनऊ सेंट्रल से CAA NRC विरोधी आंदोलन का चेहरा बनी जेल जाने वाली कार्यकर्ता सदफ जफर को ये टिकट दिया गया है। उन्नाव रेप पीड़ित की मां आशा सिंह को भी उन्नाव से पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि आशा वर्कर जो हैं, आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे को शाहजहांपुर से टिकट दिया गया है। संभल से पत्रकार निदा अहमद को भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा एक अभिनेत्री हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। प्रियंका गांधी ने कहना है कि वो यूपी में सकारात्मक राजनीति की शुरुआत करेंगी और लोगों के मुद्दे को केंद्र में लेकर आएंगी। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं
और 40% युवा भी हैं। और एक वादा आपको खुद से करना होगा और ये वादा है कोरोना से अपनी सुरक्षा करने का। आप अपना बचाव कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, हर हाल में पहनिए। एबीपी न्यूज #मास्कअपइंडिया मुहिम को लगातार चला रहा है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। मास्क वाली सेल्फी हमें भेजते रहिए, हम आपकी तस्वीर यहाँ पे दिखाते हैं ताकि बाकी लोगों को भी इन तस्वीरों के जरिए प्रेरित कर सकें। यही हमारी छोटी सी कोशिश है, हम सब मिलकर ही कोरोना को मात दे सकते हैं। कि आज मशहूर फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंत साहब का जन्मदिन है। शक्ति सामंत साहब ने आराधना, कटी पतंग जैसी कई यादगार फिल्में हमको दी हैं। शक्ति सामंत साहब को एबीपी न्यूज़ की तरफ से श्रद्धांजलि। और कार्यक्रम के आखिर में वक्त है आपको ये बताने का कि मेरी राय से आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं। महंगाई वाली आज की इस लीड स्टोरी पर मेरी राय बहुत साफ थी कि आमदनी बढ़ाने या महंगाई घटाने का लिखित वादा करें राजनीतिक पार्टियां। मेरी इस राय से 88% लोग सहमत है, 88%, जबकि 12% असहमत है। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल रुक करेंगे रूबिका का जो तैयार है मास्टर स्ट्रोक के साथ। मास्क जरूर पहनिए, रूबिका ने भी पहना है और मैं भी स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं मास्क लगा के। रूबिका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुमित, इस वक्त महंगाई की बात कर रहे थे, अब इसको एक कदम आगे ले जाते हुए हम इस बात का विश्लेषण सुमित करने की कोशिश करेंगे कि रूरल और अर्बन यानी गांव और शहरी इलाकों में अलग अलग पैमाना कैसे हो जाता है महंगाई का। आज आसान शब्दों में समझाएंगे। लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।